बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ा हमला ईरान के अंदर हुआ और ये अफसोसनाक हमला है। उस पर ईरान ने बड़ी सख्त वार्निंग भी जारी की है। देखिए, जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल ने अटैक किया तो इन्होंने कहा था कि हम रजीम तब्दील कर देंगे और एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर देंगे ईरान की, और ईरान जो है वो खित्ते के अंदर दहशतगर्द ग्रोहों को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। ये उनका पहले दावा था। लेकिन फिर कभी बच्चियां कत्ल हो जाती हैं, कभी सियासी लीडर कत्ल हो जाते हैं, कभी मजहबी पेशवा कत्ल हो जाते हैं, और अब मामला यहां तक आ गया कि तवानाई के मराकज के ऊपर हमला शुरू हो गया, पावर स्टेशंस के ऊपर हमले शुरू हो गए, अस्पतालों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर अटैक शुरू हो गए। और अब यह हो गया कि जो जान बचाने वाली अद्वियात है उनकी फैक्ट्रियों के ऊपर इसराइल ने, अमेरिका ने हमले कर दिए। अब यहां पे जो तस्वीर और वीडियो है वो बाकायदा जारी कर दी गई है कि जहां से सप्लाई दी जाती थी जान बचाने वाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों को, उस मरकज को निशाना बनाया है और ये इल्जाम लगाया गया इसराइल और अमेरिका के ऊपर। और सैयद अब्बास अराक्ची जो वजीर खारजा है ईरान के, उन्होंने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा हम मजलूम फलस्तीनी नहीं हैं, अभी जरा ठहर जाओ, सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये ईरानी वजीर खारजा ने इसके ऊपर एक तंबीह जारी की है कि हम इसका जवाब देंगे, ऐसा नहीं है कि इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, हम फलस्तीन की तरह बेबस नहीं है। एक खबर आई है और ये पाकिस्तान समेत दुनिया के और मीडिया के अंदर भी छपी है। ईरान ने एक दावा किया है कि यूएई के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात में, अमरीकी फौजियों की कोई खुफिया मीटिंग हो रही थी और ये किसी फौजी मुकाम पे नहीं हो रही थी, बल्कि इन्होंने अलग से कोई प्राइवेट जगह रखी हुई थी जहां पे ये खुफिया मीटिंग कर रहे थे। उसकी इत्तला मिल गई मकामी सोर्सेज से ईरान को। अब देखें, ये तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम तो रशिया और चाइना भी बहुत जबरदस्त करते हैं। बहरहाल ईरान को इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई और ईरान ने वहां पे जो हमला किया है उसके नतीजे में ईरान ने यह दावा किया कि 37 अमरीकी फौजियों को मार दिया। अब आ जाए इस बात पे, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई बंद करके निकल जाता है तो यूरोप के साथ क्या होगा और बाकी ममालिक क्या जाके वहां पे लड़ेंगे और लड़के अपने हुर्मस को खुलवाएंगे? नहीं। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे के मुताबिक या अपने दावे के मुताबिक इस जंग को खत्म करता है और उसे कोई फेस सेविंग नहीं मिलती, यानी फेस सेविंग अब वो बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम जंग जीत गए, हमने ईरान को पत्थर के जमाने में धकेल दिया है, हमने वहां पे बहुत तबाही कर दी है, अब सिर्फ आपने हुर्मस बंद है, जाके आप खुलवा लें, हमने ज्यादा काम कर दिया है। और ईरान में रजीम भी तब्दील हो गया, वहां पे जो नए लोग आए वो बड़े बेहतर लोग हैं, उनके साथ आप डील कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका और इसराइल के ऊपर जितने भी हमले हुए वो नए आने वाले बेहतर लोगों ने ही किए हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई तो जंग के पहले दिन शहीद हो गए थे, तो अब 1 महीना भी हो गया इस बात को, तो नए लोगों ने अमेरिका को और इसराइल को मारा और उनका नुकसान किया है। अगर अमेरिका निकल जाता है और लड़ाई बंद हो जाती है तो यूरोप, अरब ममालिक, चाइना, रशिया, ये रूस के साथ बैठ के बड़े आराम से आप नए हुर्मस को खुलवा लेंगे नई शराइत के तहत। और कुछ शराइत ईरान की मान ली जाएंगी, कुछ बाकी लोगों की मान ली जाएंगी, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ईरान ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि आप नए हुर्मस जो है वो ऐसा समंदर नहीं है जो एक आलमी रास्ता है, ये मलकियत है ओमान की और ईरान की। याद रखिए कि ओमान ने अपने आप को इस लड़ाई से बड़ी कामयाबी से अब तक बाहर रखा है। उनकी जो क़यादत है, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ इस लड़ाई का हिस्सा बनने से गुरेज किया और सबसे सॉफ्ट टारगेट हो सकता था ईरान का या ईरानी हथियारों का ओमान, जो बिल्कुल सामने है, दिखाई देता है, लेकिन वहां पे ईरान ने कोई हमला नहीं किया। और इक्का दुक्का वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ईरान ने कहा जी हमने नहीं किया। तो ओमान और ईरान की मलकियत है आबनाए हुर्मस, ये ईरान की जानिब से ऐलान भी किया गया। अब जो भी डील होगी वो बाद में हो जाएगी। आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए अमेरिका के जाने के बाद ताकत का इस्तेमाल तो होगा ही नहीं, ये बड़े आराम से खुलवा दी जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ना कोई शरारत की जाए, कभी किसी जहाज को आग लगाई जाए, कुछ और किया जाए, ईरान पे इल्जामात लगाए जाए, जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हम कहते हैं। अच्छा, इस सारे माहौल में कि अमेरिका जंगबंदी करे, ईरान दबाव बढ़ाने के लिए लगातार हमले कर रहा है और तेज तरीन हमले कर रहा है, हमले करता चला जा रहा है। एक बहुत बड़ा दावा जो ईरान की जानिब से किया गया वो ये कि अमरीकी पायलट और लड़ाका तैयारों का जो अमला है वो सऊदी अरब में मौजूद था और वहां पे ईरान ने हमला कर दिया। और दावा यह किया है कि सऊदी अरब का एक इलाका है अल खरज, वहां पे 200 अमरीकी पायलटों और अमले की जो रिहाइश गाहें हैं वहां पे मिसाइलों और ड्रोन से उनको निशाना बनाया गया है। इस इलाके में अमेरिका का एवॉक्स तैयारा भी तबाह किया गया था, जो बड़ा महंगा, मैंने आपको बताया था पहले भी, लगभग $1 अरब का, कोई बताता है $700 मिलियन का, तो बहुत महंगा बड़ा तगड़ा तैयारा था। और एयरफोर्स के लिए, किसी भी एयरफोर्स के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है ये। तो हमले में कई दीगर अमरीकी तैयारों को भी उस वक्त नुकसान पहुंचा था। ये ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी हैं, इन्होंने ये दावा किया कि 200 के करीब अमरीकी पायलट और अमले के लोग वहां पे मौजूद थे। एयरफोर्स के उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया और नुकसान किया है। अब ये नुकसान कितना है, हुआ भी या नहीं, इसकी तस्दीक आ जाएगी। देखिए, ईरान की जानिब से जो दावा आता है वो आपको बता देते हैं, जो अमेरिका और इसराइल का दावा होता है वो भी आपको बता देते हैं। फिर 24 से 48 घंटों के अंदर तस्दीक भी आ जाती है कि ये वाकया हुआ या नहीं हुआ।
ये एक और बड़ा दावा है ईरान की जानिब से कि ये एक बड़ा हदफ है जिसको निशाना बनाया ईरान ने। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमने यूएई के साहिली इलाके में अमेरिकी मरीन्स की एक मीटिंग हो रही थी, उसको ड्रोन से निशाना बनाया और ये फौजी अड्डे से बाहर एक मीटिंग हो रही थी, ये भी एक दावा किया गया उनकी जानिब से। फिर बहरीन के करीब वो कहते हैं जी फौजी अड्डे के बाहर मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के हॉक एंटी ड्रोन निजाम को भी ड्रोन से तबाह कर दिया। तो दबाव डालने के लिए ईरान भी हमले कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ईरान खामोशी से बैठा हुआ है। अब जितने ईरान हमले करता है ना, उतना ज्यादा पैसा अमेरिका का और इसराइल का लगता है। रोजाना की बुनियाद पे जो तखमीने वो ये कहते हैं कि अमेरिका को लगभग $2 अरब रोज की बुनियाद पर खर्च करने पड़ते हैं इस लड़ाई में, यानी इतना पैसा उनका लग जाता है। अरबों का नुकसान अलग है। अरब ममालिक का नुकसान लगभग बताया जा रहा है कि पौने $200 अरब के करीब पहुंच गया है, और ये ओवरऑल है, बहुत सारी चीजों का नुकसान मिला जुलाकर ये पूरा हो जाता है। स्पेन ने अमेरिका के फौजी अड्डों को बंद कर दिया और अमेरिकी फौजी तैयारों को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। इटली ने भी अमेरिका की मुखालफत की है, फिजाई हदूद नहीं दी। फ्रांस ने अमेरिकी फौजी तैयारों के लिए अपनी हदूद नहीं दी और उनको फैसिलिटेट नहीं किया। स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं किया, उन्हें जगह नहीं दी। पोलैंड ने अमेरिका को इनकार कर दिया, यानी पोलैंड के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है पैट्रियट का, जो मिसाइलों की बैटरियां हैं वो वहां पे लगी हुई हैं। ये फिजाई दिफाई निज़ाम है, ये रशिया के पेश नज़र यहाँ पे लगाया गया, और यहाँ पे जो है वो ये नेटो के ज़ेर निगरानी ये लगा हुआ था, और ये मशरकी महाज जो है यूरोप का, ये उसके लिए लगाया गया था। लाजमी बात है रशिया की तरफ से वो समझते हैं खतरा रहेगा, तो वो अमेरिका यहाँ से निकाल कर लेकर जाना चाहता था मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में स्पेशली। आपको पता है वहाँ पे वो इसराइल को प्रोटेक्ट करते हैं, तो पोलैंड ने इनकार कर दिया, उन्होंने अमेरिका की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इससे पहले आपको याद होगा कि जनूबी कोरिया से अमेरिका निकाल कर ले गया था फिजाई दिफाई निज़ाम, और जापान के बारे में कहा जा रहा था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जनूबी कोरिया का तो कंफर्म हो गया था। तो उस रीजन में से अमेरिका ने फिजाई दिफाई निज़ाम निकाला और वो उनको लेकर चला गया मिडिल ईस्ट में इसराइल की हिफाजत के लिए। और अब जब यहां से निकालने की कोशिश की तो इन्होंने इनकार कर दिया, इन्होंने कहा जी नहीं। अब ये पोलैंड का अकेले का तो इनकार नहीं है, ये तो यूरोपीय यूनियन का इनकार है। तो यूरोप के ममालिक ना अमेरिका को डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हैं। अभी ये एक और स्टेटमेंट है स्पेन की जानिब से कि अगर इसराइल क्वालिफाई कर जाता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए तो स्पेन फिर उसको नहीं खेलेगा, वो बाइकआउट कर देगा। कुछ और यूरोपीय ममालिक से इसी तरह की आवाजें आ रही हैं, और ये बातें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। एक तो ईरान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, उनकी भी फीफा की एक टीम है वर्ल्ड कप की, अब अमेरिका में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और अमेरिका में साथ दूसरी रियासतों में और उसके अलावा कनाडा में ये वर्ल्ड कप वहां पे खेला जाएगा फुटबॉल का। तो उसमें अब टीमें जो हैं वो गुरेज कर रही हैं, और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जब चंद महीने रह गए हैं फीफा वर्ल्ड कप में। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, पूरी दुनिया की तवज्जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरफ होती है। तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया यूरोप के साथ, ये यूरोपीय टीमें हैं जिनकी तरफ से मजीद इशारे मिल रहे हैं, यानी जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इनके साथ किया अमेरिका ने, और जो ग्रीनलैंड लेने की उसके ऊपर कब्जा करने की जो धमकी दी, फिर जैसे टैरिफ लगाया अमेरिका ने इन सब के ऊपर, और जिस किस्म की धमकियां दी गई, तो वो यूरोपीय टीमें भी अब सोच रही हैं कि जाके खेलना है या नहीं खेलना। तो खेल के ऊपर भी असर पड़ रहा है। हालांकि खेल के मैदान में चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका आगाज खुद ही किया ईरान के खिलाड़ियों के लिए एक धमकी आमेज बात करते हुए। आलमी लेन देन में जो चाइनीज युआन है उसके जरिए से रोजाना जो तजारत होती थी वो 600 से 750 अरब युआन की तजारत होती थी, ये ट्रेड होती थी दुनिया में। मगर मार्च के मिड से लेके अब तक ये हैरत अंगेज तौर पे बढ़ गई है और लगातार बढ़ रही है, और अब 940 अरब युआन तक पहुंच गई है रोजाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग ने डॉलर की जगह पे युआन को कुछ फायदा दिया है, और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता है तो कल को यूरो भी आएगा, कल को पाउंड भी आएगा, कल को ये चाइनीज युआन जो है ये और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो पेट्रो डॉलर अगर कमजोर होता है तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही हैं, और अमेरिका के अंदर जो परसेप्शन बढ़ रही है वो बड़ी खौफनाक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन के अंदर 492 झूठ पकड़े। नाजरीन, आसिम मुनीर ने, जनरल बाजुआ ने, जनरल नदीम अंजुम ने, इन लोगों ने इस दावे के साथ ये सारी टीम लाकर बिठाई थी कि ये लोग पाकिस्तान को बेहतर चलाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। फिर ये इन्होंने अपने बंदे भी लाके इंजेक्ट किए, यानी वजीर दाखिला भी इनका है, वजीर खजाना भी इनका है, अपने बंदे भी लेकर आए, खुद भी बैठे हुए हैं SIFC समेत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। हर महकमे के अंदर कोई ना कोई रिटायर्ड जर्नल अपना बिठाया हुआ है। तो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बावजूद चीज़ें ठीक नहीं हो रही, इनके वादे पूरे नहीं हो रहे, इन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। देखें ना, ये हुकूमत इतनी बेशर्म है, डिटाई के साथ एक दूसरे को शाबाश दे रहे हैं ये कि जनाब कमाल कर दिया आपने, इससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते थे। क्यों भाईजान, 5,000 रुपये का करना लीटर पेट्रोल,
नहीं जी आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकते थे, शुक्र है आपने इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया। वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़ा जितना आपने बढ़ा दिया पकड़ के। वो 458 रुपए का 520 रुपए का लीटर, फॉर गॉड सेक यार आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ? या पूरे रीजन में कोई ये नहीं कर रहा अपनी कौम के साथ? हमारी तो जंग भी नहीं हो रही अभी किसी के साथ। अगर हमें जंग लड़ना पड़ गई तो बेड़े गड़क कर देंगे हमारा। अभी तो हमारी जंग नहीं हो रही, और जिनकी जंग हो रही है वहां पे ये फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों का। वो अपना अशियाए खुर्दोनोश भी ठीक है, बाकी चीजें भी ठीक है। इमरान खान साहब के दौर के साथ जरा मवाजना करते हैं, और याद रखिएगा उन तमाम टाउट्स को जो मौजूदा रजीम को डिफेंड करते हैं, जो हाइब्रिड निज़ाम की तारीफें करते हैं, वो सारे इस तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो दहशत गर्दी है, सरमायाकारी ख़त्म हो गई, मईशत तबाह हो गई, ह्यूमन राइट्स की बेशुमार वायलेशंस हो गई, ये जो महंगाई है, ये सारे टाउट्स बराबर के हिस्सेदार हैं और जिम्मेदार हैं, जो रोज़ाना कॉलम लिख लिख के, रोज़ाना बयानात दे दे के, रोज़ाना वीलॉग कर करके बताते हैं नहीं जिन्हें बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, क्या ज़बरदस्त शानदार कामयाबियां मिल रही हैं, झंडे गाड़ दिए, ये गाड़ दिए झंडे उन्होंने। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी तेल महंगा हुआ था, लेकिन कितना? 150 रुपये लीटर पेट्रोल और 146 रुपये लीटर डीजल। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इमरान खान साहब के दौर में आलमी मंडी में तेल बहुत महंगा हो गया था। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, आज भी आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो गया था। आज जंग के बावजूद आलमी मंडी में पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगा था। वहां तक अभी भी नहीं पहुंचा। वो उतना महंगा पेट्रोल खरीद के इमरान खान जो है वो 150 रुपए का लीटर बेच रहा था, और ये उससे सस्ता खरीद के आज 500 रुपए का लीटर तक लेकर चले गए हैं। 520 रुपए लीटर डीजल ये बेच रहे हैं, जो वो 146 रुपए लीटर बेच रहा था। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ, और फिर ये कहते हैं जनाब कि हम आके ठीक कर रहेंगे, हमने जनाब मईशत संभाल ली है, हमने आम आदमी को पकड़ लिया, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। वो नए से नए कपड़े पहन के पूरी दुनिया के टूर लगा रहा है जिसने कपड़े बेचने थे। वो दूसरी जो कहती थी मेरे अब्बा ने दिल पे पत्थर रख लिया है, वो अब्बा दिखाई नहीं देता कहीं पे, अब किधर गया? वो कहती जी मेरा दिल अवाम के लिए धड़कता है, वो जनाब उसका दिल तैयारे के अंदर धड़क रहा है, जनाब तैयारा कदे इधर जा रहा है कदे उधर जा रहा है, उसकी लोकेशन छुपा रहे हैं, यहां से आप अंदाजा करें। इमरान खान ने कहा था मेरे पाकिस्तानियों मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगा। ये मामला उधर ही जा रहा है। वो तो बर्दाश्त कर रहा है ना, कौम के लिए, अपने लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी तबीयत से मजबूर है कि वो हार मानता नहीं है, उसकी ट्रेनिंग में नहीं है। वो लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा लड़ता जाएगा अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। लेकिन उसने कहा था मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगा। तो पाकिस्तानियों को उसके साथ पूरी ताकत से उस वक्त खड़े होना चाहिए था जब वो ये बात बता रहा था। हम रूस से ले सकते थे तेल, हमने नहीं लिया। इमरान खान इसी रास्ते पे चल रहा था ना जिससे जर्नैलों को जो है वो मुसीबत पड़ गई थी। फिर अमेरिका से सिफारिशें करवा के वहां से साइफर आ गया और इमरान खान को निकाल के बाहर कर दिया। अभी रशिया ने एक दूसरा बहरी जहाज भी भिजवाया क्यूबा में। पहले एक भिजवाया था, अब दूसरा ही भिजवाया। ये 8-10 दिन का तेल अब उनके पास है। वो कहते हैं जी हम और भी भेज रहे हैं। ये अमेरिका को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका क्यूबा को कमज़ोर करना चाहता है, रूस उसकी मदद कर रहा है। और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे अब एक ईरानी टूल बूथ कायम हो चुका है जहाज़ रानी की ज़ुबान में। जो जहाज़ वहाँ पे आते हैं उन्हें अपने आप को किसी ना किसी मुल्क के साथ एफिलिएट करना पड़ता है, किसी ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ईरान के साथ बातचीत हो, मुज़ाकरात हों, और फिर उस मुल्क का झंडा लगाकर मामलात को तय कर जहाज़ वहाँ से जाते हैं। वो फ़ी बैरल $1 ले रहे हैं। यानी अगर कोई 7 लाख बैरल का जहाज़ जा रहा है तो $7 लाख वो देकर जाएगा। अब ये करेंसी या तो वो लेते हैं चाइनीज़ करेंसी में, युआन में, या वो लेते हैं क्रिप्टो में पेमेंट। और एक ईरानी कश्ती होती है जो स्क्वाड करके छोड़ कर आती है। ये वो तरीक़ाकार है जो उन्होंने अपनाया हुआ है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने बहुत तेज़ी से ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू किया। यानी वो पुलों को तबाह किया। 3 बहुत बड़े पुल ईरान में तबाह किए हैं। उसके बदले में ईरान ने कहा जी हम भी पुल तबाह करेंगे। ये मेरे पास डाटा है, जो पुल उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये आलमी मीडिया पे भी आ गई है। कुवैत के अंदर एक पुल है, सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला एक किंग फहद काजवे है, उसको कहते हैं तबाह करेंगे। अबू धाबी के अंदर 3 पुल हैं जिनको तबाह किया जाएगा। फिर उर्दन के अंदर 2 पुल हैं जिनको तबाह किया जाएगा।
तो ये पुल तबाह करने से पहले बाकायदा नाम जारी किए गए हैं कि शहरी इन पुलों पे ना जाएं, क्योंकि अब ईरान के पुल तबाह हो गए हैं तो इसके बदले में अब इन ममालिक के पुल भी तबाह किए जाएंगे। फिर इसके अलावा कुछ और अहदाफ हैं जो ईरान ने बताया कि यहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं। अबू धाबी में एक स्टील मिल है, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे कोई ना जाए। अब बहरीन में अमरीकी एलुमिनियम की सनतें हैं, जो स्टील मिल है अबू धाबी में वो भी अमेरिका की है। राफेल असला साजी की सनतें इसराइल के अंदर, उनको भी वो कह रहे हैं हम तबाह करने लगे हैं। मनामा के करीब अमरीकी फ़ौजी ठिकाना है। एक और बिन गोरियान एयर बेसिस हैं, यहाँ पे अटैक करेंगे वो। तेल अबीब में, हीफ़ा में, एलात में, नकब में और दीगर जगहों पे कोई फ़ौजी मराकज़ हैं। वो सारी उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है ईरान ने कि हम यहाँ पे अब हमले करने वाले हैं। जितने भी आम शहरी हैं वो इन इलाकों से अपने आप को दूर रखें, यहाँ पे कोई किसी ज़रूरी काम से भी ना जाए, क्योंकि किसी भी वक्त ईरान अटैक करेगा और फिर होने वाला नुकसान जो है उसकी ज़िम्मेदारी ईरान की नहीं होगी। अमेरिका लगातार ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस उम्मीद पर तबाह कर रहा है कि एक दिन ईरान की कमर झुक जाएगी और ईरान कहेगा जी बैठे हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, जीत का तासुर चाहिए, लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि ईरानी मरते भी जाएंगे ना, वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं उसकी आपको एक वजह समझाता हूँ, ज़रा इसको टेक्निकली आप समझें। एक ख़बर है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट तो बड़ा लंबा है। उन्होंने बताया कैसे वो अपनी जवानी में बंदूक लेकर निकले अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। उनका भाई शहीद हो गया, उनके बहुत सारे दोस्त शहीद हो गए। उन्होंने अपना वो दुख बताया, वो तकलीफ़ बताई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होता। हम दुश्मन से लड़ते हैं अपनी मट्टी के लिए और हम ऐसे ही हैं हमेशा से, और हज़ारों साल की उनकी तारीख़ है। तो उन्होंने बताया कि अब तक जो, बल्कि मैं आपको ना वो एक दो जुमले हैं उनके जिसके अंदर सारी कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा मेरी बात गौर से सुने, जब मैं 18 साल का था मैं अपनी राइफ़ल उठाई और अपने प्यारे नाकाबिले तस्खीर ईरान की मट्टी के दफ़ा के लिए सीधा मैदान जंग में कूद पड़ा। वो वाहिद घर जिसे मैंने हमेशा जाना है। मेरे अपने भाई हसन ने इस वतन की खातिर अपनी जान दाव पर लगा दी। वो कभी भी घर वापस नहीं आया।